नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं संजय सर। संजय सर का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। दरअसल अब बड़ी असमंजस की स्थिति है सांसदों को लेकर। क्यों आखिर मोदी शाह ये नया गेम शुरू कर दिए? सरकार बहुमत में थी और बहुमत के बाद भारतीय जनता पार्टी जो अपनी अल्पमत की सरकार अपने सहयोगियों की दम पर चला रही थी, उसका एकाएक और ज्यादा बड़ा बहुमत करने का क्यों दिल कर गया? 20 सांसद जब से टीएमसी के तोड़े हैं, पहले वो 19 ही तक सीमित था, आज एक सांसद विदेश से कल आ गए तो फिर बताया जाता है 20 हो गए हैं। क्यों इसे मौका दिया लोकसभा अध्यक्ष ने? पहले इन्हें डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं किया? सुनने में आ रहा था कि कल उद्धव ठाकरे के भी टूट जाएंगे। तो आखिर इन सांसदों को खरीद कर करेगा क्या, होगा क्या? लेकिन एक सवाल है कि नायडू और नीतीश जरूर नाराज है, उनका नंबर बिगड़ रहा है। जो सेकंड पार्टी थी वो थर्ड पार्टी हो जाएगी, थर्ड थी वो फोर्थ हो जाएगी। तो ऐसे में पूरा सिस्टम गड़बड़ा रहा है। सांसद सरेआम बाजार में सब्जी भाजी की तरह बिक रहे हैं। कोई कह रहा है ईएमआई पे ले लो, कोई कह रहा है सामान्य ले लो, कोई कह रहा है आगे ले लो, कोई कह रहा है पीछे ले लो, कहीं से ले लो, खरीद लो बस हमें। और जब सब यही करना है तो फिर क्यों सिंबल पर चुनाव लड़ते हो? सिंबल पर चुनाव लड़ने का मतलब क्या है? लेकिन लोकतंत्र में जिस तरीके से ये धज्जियां उड़ रही हैं, ऐसी उड़ती कभी नहीं देखी कि बाकायदा मार्केट में सब खरीदारी हो रही है। तो संजय सर, क्या है पूरा मामला? ये खुलेआम जो बिक्री खरीद फरोख्त चल रही है, इसका असर कितना है संजय सर? बहुत ही शर्मनाक है और शर्मनाक मीडिया का रोल भी है कि मतलब मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं थी कि नरेंद्र मोदी झूठ सच बोल के हिंदू मुसलमान करके सत्ता में आ गए और चुनाव आयोग की मदद से या चुनाव चोरी करके या वोट चोरी करके 3 बार जीतते रहे। और जीतने का कारण पुलवामा भी है, वो सब अपनी जगह है और सारे खुलासे बीजेपी कर देती है, लेकिन पुलवामा कैसे हुआ उसका पता नहीं चलेगा और तमाम सारी बातें। मुझे उस सबसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपकी राजनीति, आप जो करना चाहें सो कीजिए। सामने वाला जो करना चाहता है या जो कर सकता है वही करेगा। अगर वो करना ही नहीं चाहता है तो, या कर नहीं सकता है तो, दोनों स्थिति में आपको फायदा है, आप उसका फायदा उठा रहे हैं। मतलब भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है और यहाँ सभी धर्मों को अपने हिसाब से रहने काम करने की छूट है, ये बुनियादी बात है। तो उसका लाभ बीजेपी को मिला और बीजेपी ने उसका दुरुपयोग किया, मोटा मोटी अब कहा जा सकता है, माने पहले नहीं कहा जा सकता था। या उसने हिंदू मुसलमान किया तो कांग्रेस ने उसको रोका नहीं, या वैसे नहीं रोका जैसे बीजेपी कर रही है, या बीजेपी जैसे मुसलमानों को रोक रही है। तो उसका फायदा ये हुआ कि ये हिंदू मुसलमान करके सत्ता में आ गए, और सत्ता में आ गए तो ठीक है, वो उनकी राजनीति, हिंदुओं को पसंद था या बहुमत को पसंद था तो वो सत्ता में रहे। और फिर चुनाव चोरी पे किसी को दिक्कत नहीं थी, किसी को इतराज नहीं था, तो सब ठीक है। लेकिन जब ये चल पड़ा या दिखाई देने लगा कि नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज्ड है, और हरदीप पुरी को उन्होंने मंत्री इसीलिए बनाया कि उन्होंने एप्स्टीन से उनका कुछ काम करवाया होगा, या एप्स्टीन से कुछ काम कराने के लिए ही इन्होंने हरदीप, मोटा मोटी ये अब प्रूव करने की जरूरत नहीं है, प्रूव्ड है। जिसको नहीं यकीन है उसको ना यकीन हो, उसमें मुझे भी उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सब लोग को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, देश के ज्यादातर लोगों को, मीडिया को समेत, या तृणमूल के उन 20 सांसदों को जो मोदी जी के साथ जा रहे हैं, तो जाहिर है देश का जो होना है वो होगा, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। और कोई भी देश वहां के लोगों से ही बनता है, वहां की जनता जैसी होगी वैसा ही देश बनेगा। अगर बेरोजगार अनपढ़ देश में रहेंगे या बहुमत बेरोजगार अनपढ़ का होगा तो देश वैसा ही बनेगा। अगर पढ़े लिखे का देश होगा तो वैसा ही बनेगा। पढ़े लिखे लोगों के देश, अमेरिका में भारत के पढ़े लिखे चले जाते हैं, और अनपढ़ों के देश में बांग्लादेश से घुसपैठ होता रहता है। जो आते हैं वो जाहिर है कोई इंजीनियर और वो तो नहीं होते, घुसपैठ करने मजदूर और मजबूर ही आते होंगे। तो जो चल रहा है सो चल रहा है, आप उसको जैसे रोक सकते हैं, रोक पाए नहीं रोक पाए वो अलग कहानी है। लेकिन अखबार कहता है कि तृणमूल को झटका,
उद्धव ठाकरे के लोग भी तोड़े जाएंगे, उद्धव ठाकरे को झटका लग सकता है। अरे वो उद्धव ठाकरे को झटका लग रहा है, देश को झटका लग रहा है, लोकतंत्र को झटका लग रहा है, या माफ कीजिएगा, मोदी जी गलत कर रहे हैं या बीजेपी गलत कर रही है या आरएसएस गलत कर रहा है। मतलब कहने में कोई दिक्कत नहीं है, या यही स्थिति है कि आरएसएस के कारण ही मोदी जी सत्ता में है। और जैसे ही प्रियंक खड़गे ने आरएसएस सवाल पूछे, तमाम लोगों को तकलीफ होने लगी। क्यों नहीं सवाल पूछा जाएगा, और यह सवाल पूछने में गलत क्या है? अगर वो राजनीति है तो क्या गलत है, और अगर उससे हिंदू एकजुट हो जाएंगे जो कहा जा रहा है तो क्या गलत है? और अगर मोदी जी ने यही किया और हिंदू एकजुट हो ही गए तो क्या किसने रोक लिया? और अगर प्रियंक खड़गे के करने से भी हो जाएंगे तो पहले कौन सा रोक लिया था कि अब रोकने की जरूरत है, या पहले रोक करके क्या फायदा कर लिया? मैंने मुझे लगता है कि कांग्रेस ने शायद बीजेपी का विरोध इसलिए नहीं किया होगा कि अगर बीजेपी को रोका जाए तो हिंदू एकजुट हो जाएंगे। अब वही कहा जा रहा है प्रियंक खड़गे करेंगे तो फिर हिंदू एकजुट हो जाए। अगर हिंदुओं को ये देखना ही नहीं है कि उनको कैसी सरकार मिल रही, कैसी सत्ता मिल रही, या उनकी सरकार उनको क्या दे रही है, क्या ले रही है, उनको नौकरी, तो ठीक है, फिर हिंदू की सरकार जैसी बनेगी, वो जैसा चलाएगी वैसा देश को चलना पड़ेगा उसमें। ठीक है, गेहूं के साथ भी पिसता है, पिसेगा, तो उसमें कुछ किया ही नहीं जा सकता, कुछ परेशान होने की जरूरत ही नहीं। तो मीडिया अगर ऐसा कर रहा है और वो दिखाई दे रहा है, जैसे मोदी जी अमेरिका गए, अभी जो विदेश यात्रा पे गए, तो मैंने उसमें ट्रम्प से भी मिले इसलिए मैं अमेरिका कह गया। जब जाने के पहले अमेरिका ने 3 भारतीय नाविकों की हत्या कर दी थी बाकायदा, और वो हत्या ही है और कुछ नहीं है। उस पर मोदी जी ने या सरकार ने जो किया बाद में किया, औपचारिक था, लेकिन मोदी जी को जो कहना चाहिए, आज जब सब कुछ मोदी जी कर रहे हैं तो वहां भी मोदी जी को कहना चाहिए। उन्होंने कोई शोक नहीं किया, परिवार से व्यक्त नहीं किया, और ये अमेरिका को तो नहीं ही सुनाई खरी खोटी। लेकिन अब जब वो ट्रंप से मिले वहां दौरे में, जो मिलना ही था, उनको गए थे तो मिलना ही था, और मित्र उनके हैं ही हैं, बाकी सब जो संबंध जो है सो हम लोग जानते हैं। तो वहां माने अगर मित्रता थे और आपको कॉम्प्रोमाइज कहा जा रहा है तो पहले ही जो कहना करना था सो करते, और नहीं किया तो नहीं किया। उसकी खबर वबर तो जो नहीं छपती है वो सब तो है ही है अपनी जगह, लेकिन जब वो मिले तो आज माने दिल्ली के 2 बड़े अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स, दोनों का शीर्षक लगभग एक जैसा है, और दोनों ने इसी खबर को लीड बनाया है। जबकि टेलीग्राम पर बैन किया जाना, मुझे लगता है कई अखबारों को लगता है, सभी अखबारों ने टेलीग्राम को बैन किए जाने को बड़ी खबर बनाया है। हालांकि वो मामला बड़ा नहीं है, बड़ा इसलिए हो गया कि सरकार ने ऐसा काम किया है, वो अलग चीज है। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने, दोनों 2 बड़े अखबारों ने जो शीर्षक लगाया या जो रिपोर्ट की, वो ये कि मोदी ने ट्रंप की मौजूदगी में सुनाया। अरे ट्रंप को क्यों नहीं सुनाया, ट्रंप की मौजूदगी में क्यों सुनाया, और ट्रंप को चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? ये सारी बातें भूलकर जब नहीं बोल रहे थे तो अखबारों ने नहीं लिखा कि बोल नहीं रहे हैं, तब अखबारों ने, जिन लोगों ने कहा कि मोदी जी नहीं बोल रहे हैं, उसकी खबर नहीं छापी, और जब वो ट्रंप की मौजूदगी में सुनाया तो ये लीड बना दिया और ये हेडिंग लगाया। मतलब ट्रंप की मौजूदगी में सुनाए का कोई मतलब ही नहीं है। उनको सीधे सीधे बने भारत के प्रधानमंत्री हो, अमेरिका के प्रधानमंत्री को सीधे कहेंगे कि आपने कैसे गोली मार दी हमारे नागरिकों को। और जब वो बेड़ियों में बांधकर भेज रहा था भारतीयों को तब बोले नहीं, तो अब क्या बोलते? लेकिन जब लगा कि ज्यादा हो गया, जब शिकायत होने लगी, आलोचना होने लगी, तो उसको बचाने के लिए अखबारों में ये प्रचार किया जा रहा है। और जाहिर है वो अखबार अपने आप कर रहे हैं, जरूर कहा गया होगा, लेकिन अपने आप भी कर रहे थे, खबर छाप देते, उसको लीड बनाने की जरूरत नहीं थी। और उसी खबर का शीर्षक दूसरे अखबारों में भी यही छपा है कि मोदी ने ये कहा वो कहा, जो अमर उजाला में भी है और इंडियन एक्सप्रेस में भी है, जो आमतौर पे सरकार का समर्थक करते हैं, उन्होंने भी इतना फूहड़ हेडिंग नहीं लगाया है जो दिखाई दे बिल्कुल कि मोदी जी के प्रचार में या मोदी जी के बचाव में किया जा रहा है। तो ये हालत मीडिया ने बना रखी है, और जब तक मोदी जी ठीक काम कर रहे थे, या जब तक उनके कारनामों की जानकारी नहीं थी, या उनके कॉम्प्रोमाइज होने का, माने कॉम्प्रोमाइज होना अपने आप में काफी है, इसके बाद तो उनका किसी तरह से समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। और अगर दिखाई दे रहा है, मैंने नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं कुछ कर नहीं सकता, और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो कॉम्प्रोमाइज है, वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं, तो उसको बचाने की कोशिश भी मीडिया कर रहा है। और ऐसी सरकार
ये सुनिश्चित करने में लगी हुई है कि हम किसी तरह सांसदों को कर लें, लोकसभा ही नहीं राज्यसभा में भी इतना बहुमत हो जाए कि 2029 का चुनाव जीत जाए, परिसीमन कर ले, महिला आरक्षण कर ले और इलेक्शन जीतने के लिए जो सब किया जा सकता है वो सब करना चाहती है। और तृणमूल के 20 सांसद जाकर के गोद में बैठ गए और वहां मैंने उनको मंत्री पद दिया जाएगा। जैसे ये था कि 17 ही थे पहले, 19 कम से कम जरूरत थी, तो उसमें एक को मंत्री का पद दिया जाएगा, तो बाकी जो 2 नहीं है उनमें किसको मिलेगा, या जो आएगा उसको मंत्री पद मिल जाएगा। इस तरह का लालच वालच घोषित तौर पर अघोषित तौर पर दिखाकर बिना दिखाए सब कुछ किया गया, जो सीधी सीधी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है। आप मैंने पैसे देकर खरीदे गए नहीं तो क्यों गए, वो अपनी जगह है, बिना पैसे के कोई क्यों जा रहा है वो अपनी जगह है, और पैसे देके खरीदे गए ये आरोप है। लेकिन अगर इस सबको छोड़ भी दें तो ये कितना अनैतिक है कि कोई किसी टिकट पे जीता, किसी पार्टी के साथ जीता और आपने उसको अपने साथ ले लिया, वो आ रहा है, उसका अनैतिक होना और आपका स्वीकार करना दोनों अनैतिक है। और सबको मिला के कानून से बचने के लिए आप उसको किसी नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में करवा दे रहे हैं। वो नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया जिसका एक सांसद एक विधायक नहीं है और जो चुनाव लड़के 800 वोट पा रहा था। और बीजेपी के राज में जो यहाँ भ्रष्टाचार दूर करने आए थे, हालत ये है कि जिस पार्टी को अचानक 20 सांसद मिल गए, सत्तारूढ़ पार्टी का सबसे बड़ा सहयोगी हो गया, उसका एक सांसद ने, एक विधायक ने, उसके खाते में 75 रुपए थे। 75 रुपए होने में बुराई नहीं है, लेकिन उस पार्टी का जिसका कोई सांसद विधायक नहीं है उसको आपने 20 सांसद अचानक से उपहार में दे दिए। और दूसरी तरफ गुजरात में जब खबर आई कि गुजरात में कुछ अनामसी पार्टियां जिनका कोई जाना ना पहचाना ना, कोई सांसद नहीं, कोई चुनाव नहीं, वो 4000 करोड़ रुपए का चंदा मिला है उनको, उसकी कोई जांच नहीं हुई, पता नहीं क्या हुआ। और इधर ये हुआ, तो सरकार जो कर रही है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार की हद तो मंदिर में ही है, राम के नाम पे ही है। तो ये सब चल रहा है, उसमें सरकार ये सब कर ले रही है और लोग दल बदल करके जा रहे हैं। मैंने पहले तो मैं यही समझता था कि इन पर भ्रष्टाचार का आरोप है, डर से, ईडी सीबीआई के डर से ही जा रहे हैं। लेकिन अब लग रहा है कि ईडी सीबीआई का डर तो जो है सो है ही है, मंत्री बनने के लिए भी जा रहे हैं। या ममता बनर्जी से अब ममता बनर्जी अच्छी नहीं लग रही है, या ममता बनर्जी के खिलाफ सरकार हो गई है, तो उनका साथ नहीं देना कि कहीं ममता बनर्जी के साथ हम भी न फंस जाए, इसलिए ममता बनर्जी को छोड़ दो। जब ममता बनर्जी से फायदा था तो उनके साथ थे, और जब नहीं, जब लगा कि नुकसान थे। तो सरकार जो सांसद खरीद रही है या सांसद जो बिक रहे हैं, आप उसको जैसे भी कहिए, जैसे भी देखिए, उसमें यहाँ तक तो सब ठीक है। लेकिन राहुल गांधी जो करते हैं वो तुरंत गलत हो जाता है, उसमें आरएसएस से सवाल पूछना शामिल है। और अगर राहुल गांधी सांसद खरीदने लगे, या राहुल गांधी ने ये अपील कर दी कि आ जाओ हमारे पास, जो जो आता है मैं सबको मंत्री बनाऊंगा, हमारी सरकार बनेगी, तो लोगों को तुरंत बुरा लग जाएगा और तुरंत बीजेपी वाले भी कूदने लगेंगे कि ऐसा कैसे कह दिया। और राहुल गांधी ने जिस ढंग से कहा है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं पुरानी तारीख से कानून बदल करके चुनाव आयोग के खिलाफ कार्रवाई करूंगा वगैरह वगैरह, तो उस हिसाब से अगर मोदी जी या मोदी जी के समर्थक अनैतिक हो रहे हैं तो जो उनके साथ हैं वो भी छोड़ करके आ सकते हैं। तो अगर जैसे आपने कहा कि तृणमूल और ये तेलुगु देशम और जनता दल नंबर 2 और नंबर 3 से नीचे चले जाए, हालांकि उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जो मंत्री हैं सो हैं। लेकिन जब तृणमूल वाले 20 लोग जाएंगे, उसमें किसको मंत्री बनाया जाएगा, किसको नहीं बनाया जाएगा, और जिस पार्टी में जा रहे हैं उसके अध्यक्ष को बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, बहुत सारी बातें हैं। तो वहां नाराजगी होने की भी गुंजाइश है। हालांकि बीजेपी से नाराज होकर कोई क्या कर सकता है, उसके पीछे, उसके लिए उनके पास सीबीआई दोनों है, तो नाराज होकर कोई कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन अगर लोग हिम्मत दिखाएं और बीजेपी का साथ छोड़े और सरकार गिर जाए, तो शायद देश को बचाया जा सकता है। तो ये किसके दिमाग में कब आएगा या कब कौन इस लाइन पे काम करेगा वो मुझे पता नहीं है, या क्यों नहीं करेगा वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि आगे का कुछ दिन देखने लायक होगा। अगर बीजेपी ऐसे करती जा रही है और कर पा रही है तो बेशक अगर उसका समर्थन है और लोग ऐसे ही हैं तो कुछ किया नहीं जा सकता है। लेकिन अगर किसी को ये समझ में आ रहा है कि अब ज्यादा हो रहा है और 2029 चुनाव जीतने के लिए इस तरह सांसदों को खरीदना अनुचित है, और वो नायडू और नीतीश कुमार, हालांकि अब इन लोगों के
आने का कोई खास मतलब नहीं है। दोनों लोग मिलकर 16, 12, 28, 10, 38 लोग होते हैं। 20 तो वो पहले जा चुके हैं, तो 20 की बजाय 38 आए तो हालांकि डबल हो जाएगा। तो इस तरह से ये सब है। लेकिन अगर वो 29 सांसदों वाली दल को तोड़ सकते हैं तो कांग्रेस को भी चाहिए, या एक एक जो जो लोग हैं वो, और अगर उनको मंत्री नहीं बनाया गया है या कोई बहुत लाभ में नहीं है या ईडी सीबीआई का बहुत डर नहीं है, तो मुझे लगता है कि उन लोगों को मोदी जी का समर्थन करना छोड़ना चाहिए। और ऐसे कई लोग हैं, एक एक सांसद वाले कई दल हैं। और इधर माने कांग्रेस के पक्ष में तो इनका नाम था ही उद्धव यूपीटी के 9 सांसदों को तोड़ने की बात चली रही है। तृणमूल को तोड़ ही लिया। समाजवादी पार्टी को तोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के यूपी के एक मंत्री ने कहा है कि इनको भी तोड़ लेंगे। तो अगर बीजेपी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रही है, तमाम अनैतिकता करती जा रही है, तो कांग्रेस को क्यों नहीं करना चाहिए, या कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है, दोनों चीजें हैं। हालांकि मैं नहीं मानता कि राहुल गांधी की सारी जिम्मेदारी है, सब राहुल गांधी को ही करना है और राहुल गांधी ही सभी चीजों का जवाब दे। अगर आरएसएस से सवाल पूछा गया है तो उसको भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी गलत कर रहे हैं, और राहुल गांधी जो करते हैं वो गलत हो जाता है, और उससे ज्यादा गलत मोदी जी वाले का कोई विरोध नहीं करता या किसी की विरोध करने की हिम्मत नहीं होती। तो इस स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि कुछ होना जाना है। होगा वही जो मोदी जी या अमित शाह चाहेंगे या जो सरकार चाहेगी। वैसे भी सरकार बहुत मजबूत है, और जैसा राहुल गांधी कहते थे सब जगह उसके लोग बैठा दिए गए, या मोदी जी ने अपने लोगों को बैठा रखा है, वो भी अब दिखाई देता है। अब उनके विचार, उनकी प्रतिक्रिया, अखबारों के शीर्षक, सबसे वो दिखाई दे रहा है कि ये सब हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो वो चाहते हैं वो कर ले जाएंगे। लेकिन अगर सांसद इतने कमजोर हैं तो आम आदमी कितना कमजोर होगा। और अगर आम आदमी ही कमजोर है कि वो कुछ बोल ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, और सांसद ईडी सीबीआई से डर रहे हैं, तो जाहिर आम आदमी भी डरेगा, वो भी डरपोक होगा, उसको भी अपने से मतलब नहीं। और हम लोग देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग स्वार्थी हैं, सबको अपने फायदे से मतलब होता है। तो इसी फायदे के लिए लोग काम कर रहे हैं, और इसी फायदे में इधर से उधर बदल, जहां फायदा हो वहां चले जाए, ये सब करते रहते हैं। और नैतिकता उसमें कहीं है ही नहीं, तो जाहिर है उसका नुकसान होगा। लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि जो लोग ये देख रहे हैं कि मोदी जी अब कुछ ज्यादा कर रहे हैं, या मोदी जी की पार्टी या आरएसएस कुछ ज्यादा कर रही है, या जैसे आरएसएस की दलील है, एक बड़ा दिलचस्प दलील था, एक मित्र ने ही शेयर किया था वीडियो, जिसमें आरएसएस के कोई सज्जन कह रहे हैं कि 1967 में उनको जो पैसा मिलता है आरएसएस को, वो गुरु दक्षिणा के रूप में मिलता है। और 1967 में उस पर कोई चार्ज वार्ज किया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, तो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि नहीं, गुरु दक्षिणा टैक्सेबल नहीं। ठीक है, 1967 में किया था। और 1967 में अगर गुरु दक्षिणा टैक्सेबल नहीं था तो ठीक है, नहीं था। लेकिन 2026 में अगर ट्यूशन पढ़ाने के पैसे पे टैक्स लग रहा है, अगर ट्यूशन फ्री में पढ़ाने के वीडियो पर टैक्स लग रहा है, मैंने उस समय तो ये सोच भी नहीं सकता होगा कोई कि किसी को हम फ्री में पढ़ा के वीडियो बना देंगे तो उससे भी पैसा आएगा, और जो उससे पैसा कमा रहा है उस पर भी टैक्स लग रहा है। हालांकि नहीं लगना चाहिए, मेरे ख्याल से नहीं लगता होगा, क्योंकि वो विदेशी कमाई है, डॉलर में मिलता है, तो उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। लेकिन ट्यूशन फीस पे तो लगता ही है। तो अगर सभी शिक्षक पैसा दे रहे हैं, जो वाकई पढ़ाना जिनका पेशा है, वो शिक्षकों को जो वेतन मिलता है उस पर टैक्स लगता है, तो ट्यूशन फीस पे पैसा लगता ही है। डॉक्टर इतना पैसा खर्च करके डॉक्टर बनता है, उसके बाद जो वो कमाता है उस पर टैक्स लगता है, तो गुरु दक्षिणा पे टैक्स क्यों नहीं? तो और 2026 1967 में कुछ था, तो 2026 में क्यों नहीं नियम बनेगा? और बीच में सरकार ने जो नियम बदले हैं, मोदी सरकार ने जो नियम बदले हैं, वो अगर आम आदमी पे लागू है तो आरएसएस पे क्यों नहीं लागू होगा? और आरएसएस का बचाव कैसे किया जा सकता है? ये सब छोड़कर, सब भूलकर लोग प्रियांक खड़गे के पीछे या कांग्रेस के पीछे पड़े हैं कि कांग्रेस गलत कर रही है, और जो बड़े बड़े बीजेपी के समर्थक है, और बीजेपी के समर्थक तो है ही हैं, तथाकथित निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकार भी है, तो वो अपनी जगह है। लेकिन जो चल रहा है उसमें सबसे दिलचस्प और आपत्तिजनक मुझे ये लगता है कि कहा यह जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को झटका लगा, तृणमूल को झटका लगा, ममता बनर्जी को झटका लगा। मुझे लगता है कि ये झटका सिर्फ और सिर्फ देश को है, देश की आम जनता को है, गरीबों को है, और लोकतंत्र को है। अखबारों को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उनका कुछ किया नहीं जा सकता है, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे।
और कम से कम ये सरकार जब तक है तब तक तो कुछ नहीं। चलिए सर, अब सवाल ये है, क्या नीतीश नायडू अपने सांसदों के और नंबरिंग को लेकर रूठे रहेंगे या फूफा की तरह नाराज रहेंगे? ये तो आने वाला टाइम बताएगा जब बारात की नौबत आए। लेकिन बीजेपी ये सब करके अपना भी नुकसान कर रही है। जो धीरे धीरे आपके समर्थक थे उन्हें भी ये लग रहा है कि आखिर इस खरीद फरोख्त की जरूरत क्या है। सब जानते हैं कि पार्टियां अपने आप नहीं टूट रही हैं, कोई न कोई तो दबाव है। आखिर इन सांसदों को 2 वर्ष चुनाव के बाद अपने क्षेत्र के विकास की चिंता क्यों है? तो 2 वर्ष क्या विकास नहीं किया? तो बड़े सवाल है। किसी पे जांच है, किसी पे आंच है, किसी की नेस्तनाबूद करने की शिकायत है, किसी के बयान है। तो सब जल रहे हैं। इस समय जलते में किस किस का धुआं निकल जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम आपको इसी तरीके की ईमानदारी और शुचिता पूर्वक खबरें देते रहेंगे और आपसे यूं ही बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।